और अब बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। सीएम धामी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सुबह 11:30 बजे उन्होंने मोती नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। 1:30 बजे शालीमार बाग में उन्होंने संबोधन दिया। यहां पर उनकी भी एक सभा हुई। दोपहर 3:20 पर काली बाड़ी मार्ग पर जनसभा है। शाम 5 बजे सादिक नगर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम धामी। अहम जानकारी आप तक ये पहुंचा दें। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सीएम धामी अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे उन्होंने मोतीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे शालीमार बाग वो पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। दोपहर 3:20 पर यानी अब से कुछ ही देर बाद वो काली बाड़ी मार्ग पर जाएंगे और यहां पर भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं। मैं कल दिल्ली में दोबारा से आया तो मैंने इनका घोषणा पत्र पढ़ा। इसका मैंने कहा देखता हूं कुछ नई चीज लाए हैं क्या। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने 2020 में जो घोषणाएं करी थी वो इस बार सरकार बनाने के बाद मैं पूरी करूंगा। अरे भाई, आपको 5 साल जनता ने दी है, आपने 5 साल में क्यों नहीं किया? आपने कहा कि मैं यमुना की सफाई करूंगा। अब यमुना की सफाई आप कर नहीं पाए, इसका ठीकरा भी हरियाणा पर फोड़ रहे हैं, हरियाणा पर। लेकिन दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि 12 साल आप सरकार में रहे, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? यमुना जी की सफाई के नाम पर आपने 85,000 करोड़ रुपए का 8,500 करोड़ रुपए आप डकार गए। आखिर वो पैसा कहां चला गया? भाइयों बहनों, आज आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में ये कांग्रेस से अलग होने का ढोंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा रवि ने कहा कि ये दोनों के दोनों हर मामले में एक साथ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश जुड़ रहे हैं। हरीश का सीधा रुख कर लेते हैं। हरीश, दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव और सीएम धामी का लगातार यहां पर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। आज भी कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और शाम तक भी कई कार्यक्रम उनके यहां पर। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार वो भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या है और क्योंकि जिस तरीके से देश में बड़े बड़े जो कानून है उनमें बदलाव किया गया है, जनहित के जो कानून है उनको लेकर के सरकार ने एक बड़ी पहल करी है। इसी तरह उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा हमने बहाई है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं और क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैलियां हो रही है उन विधानसभा में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, चाहे वो विनोद नगर हो, शालीमार गार्डन हो या फिर मोती बाग हो। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां उत्तराखंड मूल के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं इस बात से भाजपा के पक्ष में यह माहौल जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां आ रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार जनहित के कामों को कर रही है, इसी तरीके से यदि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ध्यान रखा जाएगा। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर और ये माना जा रहा है कि मंगलवार तक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही रहेंगे और लगातार मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो वहां पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशियों को फायदा होता दिख रहा है। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में आज भी कई मुकाबले देहरादून, रुद्रपुर और शिवपुरी में मुकाबले हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार, अल्मोड़ा में भी इवेंट्स हो रहे हैं। चौथे दिन मेडल टैली में फेरबदल हो सकता है। आज अलग अलग जगहों पर कई इवेंट्स में मुकाबले हो रहे हैं। शूटिंग, स्क्वैश, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वुशु, रोड साइकिलिंग, रग्बी, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल और खो खो। इसके अलावा कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। आज भी अलग अलग इवेंट्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त कई मुकाबले, जिसमें देहरादून है, रुद्रपुर है, शिवपुरी है, इन तमाम जगहों पर ये इवेंट्स इस वक्त चल रहे हैं। और आपको बता दें कि चौथे दिन मेडल टैली में माना जा रहा है कि बड़ा फेरबदल जरूर आज हो सकता है। तो राष्ट्रीय खेलों में अभी तक की अगर मेडल टैली की बात की जाए तो आपको जल्दी से बताते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में कर्नाटक टॉप पर है और आपको ये बता दें कि दूसरे और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 5वें स्थान पर। तमिलनाडु ने बनाया दबदबा। आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो टीम्स हैं वो यहाँ पर दबदबा बनाती हुई
3 पदक जीतकर उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। और ये टैली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, हम आपको बता रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ी हुई। कर्नाटक की बात करें, अभी तक 12 मेडल नाम की है। मणिपुर की अगर बात की जाए तो 11 मेडल, महाराष्ट्र की बात की जाए 23 मेडल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु को 10 मेडल। इस तरह से ये अलग अलग जगहों की जो टैली है वो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक की बात करें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 12 मेडल जीत लिए। और इसके अगर अलावा मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर ने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर के साथ 11 मेडल अपने नाम किए। महाराष्ट्र की बात करें 4 गोल्ड मिले महाराष्ट्र को, 11 सिल्वर मिले हैं, 8 ब्रॉन्ज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर 23 मेडल हो गए हैं महाराष्ट्र के नाम। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की अगर बात की जाए 4 गोल्ड, 11 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल। तमिलनाडु की बात करें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 10 मेडल जीत लिए। उत्तराखंड की अगर बात की जाए जहां पर खेलों का आयोजन हो रहा है, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 13वें स्थान पर है इस वक्त उत्तराखंड। तो टैली के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस राज्य ने अभी तक कितने मेडल्स अपने नाम किए हैं। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के लक्ष्मण झूला के फूलचट्टी में कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन 4 फरवरी से 6 फरवरी तक होना है। इस सिलसिले में पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फाइनल तैयारी की समीक्षा करने फूलचट्टी पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी के साथ साथ पार्किंग, यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की। तो देखिए, आपको यहां पर बता दें कि लगातार जो खेलों का आयोजन है वो यहां पर किया जा रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि यहां पर आज जिस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आई है, पौड़ी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियों की समीक्षा की गई है। चूंकि 4 से 6 फरवरी के बीच यहां पर मुकाबला होने वाला है। निकाय चुनाव में कोटद्वार में मिली हार के बाद कांग्रेसी नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता हेमचंद पवार ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुशासनहीनता के आरोप में कोटद्वार के जिन नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, उन्हीं नेताओं को जिला अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में बिठाने और अपने साथ घुमाकर कांग्रेस की जड़ खोदने का काम कर रहे थे। लिहाजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। देखिए, निष्कासित नेता, कोई बड़े नेताओं ने निष्कासित नहीं किया। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी के जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनके द्वारा नेता को निष्कासित किया है, उस नेता को। और जिला अध्यक्ष जो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उस निष्कासित नेता को साथ में लेकर के और उनसे बयानबाजी करवा रहे हैं, ये घोर अनुशासनहीनता है। देहरादून से अब बड़ी खबर है। 17 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है देहरादून का ई डिजिटलाइजेशन पूरा। ऋतु खंडूरी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया। पेपरलेस सत्र के लिए देहरादून विधानसभा तैयार है। पेपरलेस बजट के लिए एमएलए को पत्र भेजे गए, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि आगामी बजट के लिए विधानसभा तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्य पूरा नहीं हो पाया है और इसी वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही है कि सरकार बजट को भराड़ीसैंण में करने के बजाय देहरादून में कराएं। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, ऋतु खंडूरी का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि पेपरलेस सत्र के लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो अफसर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं। जो हमारे विधायक हैं उनको भी पत्र जा चुके हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। बेसिकली देखिए, जो डिजिटल वहाँ पर होता है, लैपटॉप आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं और इट इज़ जस्ट अ टैब। वो टैब है वहाँ पे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पेपर पे पढ़ने की जगह उससे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली पेपरलेस तुरंत हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम। अभी भी आप देखते हैं जो पुराने हमारे ई नेवा हो गए हैं वहाँ भी पेपर की तैयारी रहती है, क्योंकि ये कह देना कि हम फुली ट्रेंड हैं या हमको सब कुछ
आ रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा तुरंत। एंड हमारे लिए और हमारे विधायकों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस पहला वाला होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है क्योंकि हम सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो बेसिक फंक्शन उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम पेपर पे देते थे वो इन्फॉर्मेशन आपकी अब टैब्स पे आएगी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को, जो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि भराड़ीसैंण में अभी जो पूरा कार्य है वो किया जा रहा है। अभी पूरी तरह से ई डिजिटलाइजेशन को लेकर वहां कार्य नहीं हो पाया है। और इस वक्त हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, क्या हम यही माने कि भराड़ीसैंण की बजाय इस बार भी देहरादून में ही सत्र होने वाला है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस बार का जो बजट सत्र होगा वो देहरादून में ही होगा। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि भराड़ीसैंण में जब ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ था उस दौरान कुछ काम थे जो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि अब इस बार पहली बार होगा जब 80% काम जो है बाकायदा ऑनलाइन होगा, डिजिटल की उन्होंने बात करी है कि जो भी काम यहाँ पर होंगे, चाहे वो विधायकों की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर अन्य कोई मामला हो, कोई विधेयक हो, उसको लेकर के सभी काम जो है ऑनलाइन किए जाएंगे। एक लैपटॉप होगा, टेबल बाकायदा बनाई गई है, हाईटेक विधानसभा उत्तराखंड का बनाया गया है। उसपे प्रत्येक टेबल पर जो है एक अनुसचिव लेवल का एक अधिकारी होगा जो विधायकों को सपोर्ट करेगा, जो वहां जो टेक्निकली रूप से एक्सपर्ट होगा, और वो वहां पर जो भी करीब 500 से ज्यादा ऐसे प्रश्न होंगे जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार से पूछेंगे, संबंधित मिनिस्टरों से पूछेंगे। और इस तरीके की यहाँ पर इस बार की जो है व्यवस्था की गई, और ये अनुमान जताया जा रहा है कि 17 फरवरी से जो बजट सत्र होगा वो शुरू होगा, और इससे पहले सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि पत्र की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ये विधानसभा खंडूरी खुद स्वयं कह रही हैं, और 9 फरवरी तक सभी विधायकों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही बजट सत्र शुरू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आकांक्षा की इस बार करीब 90 से 95 हजार करोड़ का उत्तराखंड में बजट आने वाला है, ये अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड के जो जन उपयोगी हैं, जो जन भावनाओं को देखते हुए इस बार का बजट होगा। पिछली बार 2024 की यदि हम बात करें, उस समय 80 से 85 हजार करोड़ का बजट यहां पर संपन्न किया गया था, लेकिन इस बार का यह अनुमान जताया जा रहा है कि 90 से 95 हजार करोड़ के बीच में बजट सत्र आएगा, और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके हित में यह बजट होगा। ठीक है हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।